नमस्कार। किसी भी व्यक्ति का संघर्ष लोगों को प्रेरित करता है, लेकिन उसका खुद का संघर्ष जब उस पर बीतता है तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है, उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। मैं प्रिया गुलाटी इसी बदलाव की कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी। और इससे पहले कि मैं आप सबको ये कहानी सुनाऊँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग सब 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस चीज़ को महसूस करें कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे कि वो कुछ करना चाहती है, बड़े होकर कुछ बनना चाहती है, वो खूब पढ़ना चाहती है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहती है। जब वो अपनी तरफ देखती थी, अपने कपड़े देखती थी और डीमोरलाइज हो जाती थी और उसको समझ में नहीं आता था उस वक्त पे कि ये सपने कैसे पूरे होंगे। और फिर जब वो कपड़े पहन के निकलती थी और लोग उससे पूछते थे कि ये कपड़े कहाँ से ख़रीदे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि उसकी मम्मी वो कपड़े जो बर्तन बेचने वाले होते हैं उनसे ख़रीद के लाती थी, 10-10 रुपये में, 20-20 रुपये में, 15 रुपये में। फिर घर ला के उनको धोना, प्रेस करना और फिर वो कपड़े उसको पहनाना। और फिर जब वो सच के निकलती थी उसमें, तो तब जाके शायद वो कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ, मैं बड़े सपने देख सकती हूँ। यही नहीं, ये चीज़ें यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। अभी 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और एक वो भी टाइम था जब हम जन्मदिन मनाने के बारे में सोचते ज़रूर थे, लेकिन केक काटने के भी पैसे नहीं होते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम केक ख़रीद सकते। तो मम्मी हमारे यहाँ बचपन से ही हमें गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, ये सब सिखाया जाता था। तो मम्मी क्या करती थी कि कड़ा प्रसाद बनाती थी भोग लगाने के लिए और वही कटोरी में फिक्स करके और वो रख के और उसके ऊपर मोमबत्ती लगा के हमें देती थी कि ये तुम्हारा केक है और यही तुम्हें काटना है। और हम वो केक काटते थे और उसी को केक समझ के हम खा लेते थे कि यही हमारा केक है और ऐसे ही बर्थडे मनता है। जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया केक क्या होता है, एक्चुअल में केक क्या होता है, वो बड़े होके समझ में आया। बचपन में हमने वो कड़ा प्रसाद ही हमारे लिए वो केक होता था। और आज भी हम जब बर्थडे मनाते हैं, हमारे घर में कोई भी, चाहे मैं हूँ, मेरा ब्रदर हो, या हमारे घर की वो 5 साल की छोटी सी बच्ची जो अभी दुनिया में कदम रखा ही है, जिसने अभी उसने वो चीज़ें शायद देखी ही नहीं है, वो भी, उसको भी हम सबसे पहले वही कड़ा प्रसाद का केक ऑफ़र करते हैं कि पहले ये केक कटेगा, उसके बाद दूसरा केक कटेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी सिखाया गया कि आप अपनी जड़ों को मत भूलो। आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, आज मेरे पास कितने ही पैसे हो कि मैं कितना बड़ा केक ख़रीद लूँ या कितनी भी बड़ी बर्थडे पार्टी दे दूँ, लेकिन मैं आज भी जब वो केक काटती हूँ तो मुझे उस दिन की याद आती है, अपनी पहचान याद आती है कि मैं कहाँ से उठ के आई हूँ, मैं क्या थी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या संस्कार दिए हैं। यही सपने लेकर मैं बड़ी हो ही रही थी और समय आपको क्या नहीं दिखाता। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं होने की वजह से एक टाइम ऐसा भी आया कि पढ़ाई छोड़ने का डिसीज़न लेना पड़ा कि मैं शायद अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाऊँगी। मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद नौकरी करना शुरू करी। मैं यहाँ से दिल्ली गई, नौकरी करी, मैंने बहुत सारी नौकरियाँ करी, जगह जगह धक्के खाए। और उस उम्र में, जब 14-15 साल की उम्र में, आपको जब पता नहीं होता है, आज भी माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चों को लेके, और मैं अकेली दिल्ली जैसे शहर में अपनी जीवन की दिनचर्या की शुरुआत कर रही थी कि कैसे आगे आप कैसे बढ़ो आगे। और पढ़ाई छोड़ने जैसा डिसीज़न लेना पड़ा। 12th बड़ी मुश्किल से करी और उसके बाद सारी पढ़ाई मेरे को प्राइवेट करनी पड़ी, क्योंकि नौकरी मजबूरी बन चुकी थी तब तक। आपके लिए वो नौकरी आपका घर चलाने का एक ज़रिया थी, तो वो नौकरी करनी पड़ी। और आज भी जब वो टाइम सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से मैं घर से बाहर निकलती थी, लोगों से मिलती थी और किस तरीके से नौकरियां करनी पड़ रही थी। एक के बाद एक कई छोटी छोटी नौकरियां करी, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी कि
और वही एक टाइम था जब किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आप पत्रकार क्यों नहीं बन जाते, और मैंने पत्रकारिता की तरफ कदम बढ़ाया। हालांकि नौकरी कभी सोची नहीं थी, पर हाँ ये ज़रूर सोचा था कि अगर भगवान ना चाहे कभी नौकरी करनी पड़ी तो मैं क्राइम जर्नलिस्ट ज़रूर बनना चाहूँगी। एक बार मेरे को वो एक्सपीरियंस करना है। और मैंने जब पत्रकारिता का ऑफ़र मेरे पास आया तो मैंने क्राइम जर्नलिज़म ही चुना। शायद एक ऐसा प्रोफेशन जो मेल डोमिनेंट है, जहाँ पे लड़कियाँ जल्दी से सोचती नहीं हैं क्राइम जैसे बीट को कवर करने के लिए, और वो भी उस ज़माने में जब हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होता था, आपके खुद के इन्फॉर्मर्स होते थे और वो भी लैंडलाइन पे फ़ोन करके आपको खबरें देते थे, और इस तरीके से आप पत्रकारिता करते थे। उस ज़माने में जब मेरे को लगा कि नहीं, मैं करूँगी ये काम, मुझे करना है। और जिस दिन मैं अपने पहले केस पे गई, जिस दिन मुझे एक खबर मिली कि मैं सुबह घर से निकली हूँ, घर से आ रही हूँ ऑफिस की तरफ, और रास्ते में मुझे लगा कि यार कुछ पड़ा है, और मैंने जब उस बोरे को खोल के देखा तो उसमें 4 डेड बॉडीज़ थी। वो देहरादून का उस टाइम का सबसे पहला 4 मर्डर केस था। वहाँ से मेरी लाइफ कुछ बदली कि मैंने अपने अंदर ये महसूस किया कि हाँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं क्राइम जर्नलिज़म जैसी फील्ड में काम कर सकती हूँ कि मुझे पूरा टाइम डेड बॉडीज़ के बीच में रहना है, मुझे पोस्टमार्टम भी जाना है, मुझे पुलिस वालों के बीच में भी रहना है, एक ऐसे सर्कल में रहना है जहाँ पे महिलाएं हैं ही नहीं। और रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर कोई मर्डर हो जा रहा है, कोई घटना हो जा रही है, या कोई बम फट जा रहा है, कहीं पर कुछ भी हो जा रहा है, तो मुझे जाना है। यहाँ तक कि यहाँ से रुड़की तक का सफ़र मैंने क्राइम कवर करने के लिए किया कि मैं यहाँ से रुड़की में अगर कोई घटना हुई तो मैं यहाँ से जा रही हूँ रुड़की, और उसके बाद आप कवर कर रहे हो। तो वो एक बड़ा चैलेंज था हमेशा। और अभी ये सब चल ही रहा था। 2009 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उनका बड़ा सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं। जब वो मेरे को देखते थे कि अमर उजाला जैसे ब्रांड के साथ मैं एसोसिएट हुई हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिल रही हूँ, उनके इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, तो उनका बड़ा सपना था कि मैं खुद भी उस बड़े पर्दे पे दिखूँ। वो बार बार मुझे एक ही बात बोलते थे कि इतने सेलिब्रिटी बनाती है तो खुद क्यों नहीं सेलिब्रिटी बनती है, इतने लोगों के इंटरव्यू लेती है तो खुद क्यों नहीं ऐसी जगह जाके बैठती है कि लोग तेरे इंटरव्यू लें। और वो बात कहीं ना कहीं पापा की मेरे मन में रह गई। और पापा की डेथ के बाद एक और ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर की उम्र बढ़ रही थी, लोगों के ताने भी बढ़ रहे थे, उसके साथ समाज की बातें बढ़ रही थी कि शादी कब करोगे, 29 साल की हो गई है, कोई शादी भी नहीं करेगा, 30 की हो जाएगी तो उसके बाद कोई शादी भी नहीं करेगा। बस यही सब जद्दोजहद में उस समय लगा रहता था कि अपने आप को काम में इतना झोंक दो कि एटलीस्ट अपनी शादी खुद कर सको, अपने घर का खर्चा भी उठा सको, शादी भी कर सको। भाई मेरा उस समय देहरादून से बाहर चला गया था अपने आप को सेटल करने के लिए। वो भी अपनी जद्दोजहद में था कि उसे अपना करियर बनाना है। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ, अपनी उनकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, अपनी ज़िम्मेदारी थी कि शादी आसान नहीं है करना। फिर फाइनली शादी की और लगा कि नहीं, शायद अब हालात बदल जाएंगे, अब चीज़ें बदल जाएंगी। वो शादी 3 महीने टिकी। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं एक अच्छी बहू बन सकूं, एक अच्छी बीवी बन सकूं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है एक पत्रकारिता के साथ एक मैरिड लाइफ को मैनेज करना, कि जब आपका घर आने का कोई टाइम ना हो, घर से जाने का कोई टाइम ना हो, ना तो आपको फैमिली एक्सेप्ट करती है ऐसे रिश्ते में, ना सोसाइटी एक्सेप्ट करती है आपको ऐसे रिश्ते में। तब अलग टाइप के ताने थे, तब अलग टाइप की बातें थी। और वो नौकरी, वो शादी कहीं उन तानों के बीच में खो गई और वो नहीं चल सकी। 2 साल मैं डिप्रेशन में रही ये सब चीज़ों को लेकर, कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला था और इस जगह लाके खड़ा किया था कि शहर में एक नाम बनाया था
अमर उजाला जैसे ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर, और वो सब ख़त्म हो गया कि जब मैंने नौकरी छोड़ी तो शादी भी चली गई। पहले शादी में दिक्कत ये थी कि अगर नौकरी है तो शादी नहीं है, और जब अब शादी है तो अब नौकरी नहीं है। तो वो डिप्रेशन 2 साल चला। उस बीच एक ऐसा भी फेज़ आया जब मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी का अंत हो गया है और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। ऐसे भी बहुत सारे फेज़ आए, और जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ की जो डॉक्टर थी वो मेरी क्लाइंट थी, उनके साथ मैंने काम किया था। उनके लिए बड़ा शॉकिंग था मेरे को ट्रीट करना। मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि मैं उस हालत में उनके सामने बैठी हूँ, एक ऐसी महिला, ऐसी डॉक्टर के सामने जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, ये कहा कि प्रिया इज़ द आयरन लेडी। और उस दिन वो आयरन ही थी कि मैं उस हालत में उनके सामने थी। फिर मुझे लगा नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे लड़ना है, मुझे वापस खड़ा होना है। और मैंने फिर से शुरुआत करी, क्योंकि अखबार में काम किया था, अखबार बनाना भी सीखा था, तो अखबार बनाने दोबारा से शुरू करे, छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स ज्वाइन करे, उनके न्यूज़पेपर्स डिज़ाइन करने से शुरुआत करी। फिर कहीं ना कहीं मेरे ब्रदर का मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट रहा है, तो उसने मुझे कहा कि तूने कोर्स किया है पीआर का, वो किस दिन काम आएगा। जब मैं वो कोर्स कर रही थी तो मुझे लगा था कि ये किसी काम क्या आएगा, कोई जानता ही नहीं है पीआर क्या होता है। लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और मंजूर था। तो अपने भाई के सपोर्ट से मैंने 2017 में अपनी पीआर एजेंसी खोली, बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप, उसकी शुरुआत करी। और जब खोली तो लगा कि यार देहरादून में पीआर का मतलब है मीडिया मैनेजमेंट। आपने 4 खबरें छपवा दी किसी अखबार में और हो गया पीआर। बट मुझे ये नहीं करना था। आई वॉन्ट टू मेक ब्रांड्स। मेरे को हमेशा से पीआर में भी कुछ अलग करना था। तो मैंने सोचा कि नहीं, आई विल वर्क ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। मुझे पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में मैंने मिस करी है कि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था कि मुझे वहाँ तक कैसे पहुँचना है, मेरे को वो रास्ता बनना है दूसरों के लिए, मुझे वो करना है। तो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना शुरू करा। और आज भी मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग में बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप के अलावा कोई और काम नहीं कर रहा देहरादून में। यही सब चल रहा था और मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, विमेन बिजनेस ग्रुप, कि मुझे लगा वहाँ से शायद मेरे को काम मिलेगा, इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया। और वहाँ पे जाके मुझे एहसास हुआ कि आप कितना भी तरक्की कर लो, लेकिन आपकी पहचान ब्रांड से होगी। आपने क्या ब्रांड पहना है, आप किस गाड़ी से उतर रहे हो, आपने किस ब्रांड के जूते पहने हैं। ये चीज़ मुझे वहाँ एहसास दिलाई गई बात बात पे, कदम कदम पर। और मैंने उस दिन ठाना कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे महिलाओं की ब्रांड्स की बात ना हो, किसी ने क्या पहना है इसकी बात ना हो, किसी ने कहाँ पे बैठ के क्या खाया है ये बातें ना हो। बात हो तो ये कि उसने क्या अचीव किया है, उसके सपने क्या हैं, वो दुनिया में आई है तो क्या चाहती है, वो क्या बन के जाना चाहती है, अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहती है। और वहीं से शुरुआत हुई तेजस्विनी की। और तेजस्विनी मैंने एक सम्मान समारोह के रूप में एक सम्मान का नाम रखा, तेजस्विनी सम्मान। एक विमेंस डे पे मैंने अवार्ड फंक्शन किया और वहीं से वो मंच तैयार हुआ। और आज तेजस्विनी का परिवार हमारा 1000 महिलाओं का परिवार है, जिसमें देहरादून में हमारे साथ लगभग 550 मेंबर्स हैं, फिर रुड़की में, सहारनपुर में, डोईवाला में और विकास नगर में हमारे मेंबर्स हैं। और तेजस्विनी आज वो प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के सपनों की बात करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वो जनरेशन है जिन्होंने कभी सेल फोन्स नहीं देखे थे। सेल फोन्स उनके सामने आए, इंटरनेट उनके सामने आया,
कंप्यूटर से लैपटॉप उनके सामने आया। तो वो जो चीज़ें मैंने फेस करी, मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई भी महिला फेस करे। तो हमने डिजिटल लिटरेसी पे काम करना शुरू किया, उनको पहचान देनी शुरू करी, उनके जो वो काम घर से छोटा छोटा कर रही थी उनको पहचान देनी शुरू करी कि आप प्रोडक्ट तो बना रहे हो, मार्केटिंग कैसे करोगे, आपका मार्केट कहाँ होगा, आपको आगे ग्रो कैसे करना है, आपको छोटे से अचार के डब्बे को एक ब्रांड कैसे बनाना है। वो सब चीज़ों पे हमने काम करना शुरू करा और ऐसे जुड़ते जुड़ते हमारे साथ आज 1000 महिलाएं हैं और हम वो 1000 महिलाएं मिल के काम करती हैं। कहीं ना कहीं इस मिसकंसेप्शन को भी हमने तोड़ा कि महिला महिला की दुश्मन होती है, नहीं होती है। जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं तो हम ग्रो करते हैं। और आज एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता है, कोई किसी के बारे में ये नहीं सोचता है कि इसने क्या पहना है, इसने क्या खाया है, ये कहाँ से उठ के आई है, इसके पास कितने पैसे हैं, बैंक बैलेंस क्या है, कोई कुछ नहीं पूछता है। लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि मैं स्कूटर पे क्यों चलती हूँ। मैं आज भी स्कूटर पे चलती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ मैं स्कूटर से जाती हूँ। तो लोग मुझे बोलते हैं कि आज तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर स्कूटर क्यों। तो मैं यही बोलती हूँ कि वो स्कूटर मेरी पहचान है। उस स्कूटर ने मुझे पत्रकारिता करनी सिखाई, उस स्कूटर ने मुझे सीएम हाउस तक लेके गया, वो स्कूटर मुझे बेबी रानी मौर्य जो हमारी पूर्व राज्यपाल थी उनसे मिलवाया, और उसी स्कूटर ने मुझे आज जो हमारे राज्यपाल साहब हैं उनसे भी ऑनर दिलवाया कि मेरे को आज मेरे काम को लोग पहचान रहे हैं, लेकिन वो स्कूटर को नहीं जानते कि मैं स्कूटर से चल रही हूँ। वो स्कूटर आज भी मेरी पहचान है। और मुझे लगता है अपनी जड़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी जड़ें, अपनी जहाँ से हम उठ कर आए हैं उसे नहीं भूलना चाहिए। वो स्कूटर मुझे हर रोज़ याद दिलाता है कि मैं क्या हूँ, प्रिया गुलाटी क्या है। जिस दिन मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगी मुझे उस दिन लोगों का दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा। उस दिन मैं अपने से नीचे लोगों को नहीं देख पाऊँगी। मेरे को नहीं समझ में आएगा कि वो जो औरत सड़क पार कर रही है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो जो बच्ची को बच्ची का हाथ तो पकड़ा है लेकिन वो कहीं और खोई हुई है, वो क्या सोच रही है। वो चीज़ें मुझे शायद गाड़ी में बैठ के नहीं दिखाई देंगी, वो चीज़ें मुझे स्कूटर पे बैठ के ही दिखाई देती हैं। मैं स्कूटर पे जब जा रही होती हूँ मेरा दिमाग 10 जगह चल रहा होता है, मैं 100 चीज़ें देख रही होती हूँ अपने आसपास। इसीलिए वो स्कूटर आज भी मेरी पहचान है। तो जो लोग मेरी स्कूटर पे उंगली उठाते हैं ये उनके लिए जवाब है कि मैं अपनी जड़ों को नहीं भूल रही हूँ। हाँ, मैं कार अफोर्ड कर सकती हूँ, हाँ मैं केक भी अफोर्ड कर सकती हूँ, आज मैं ब्रांडेड कपड़े भी पहन सकती हूँ, लेकिन मैं आज भी उस 10 रुपये के कपड़ों में खुश हूँ। मैं आज भी वो कढ़ा प्रसाद का केक काट के खुश हूँ, और मैं आज भी अपने स्कूटर के साथ खुश हूँ।